नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है वेब सीरीज़ ब्लैक वॉरेंट और इसके तमाम मेकर्स हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास बातचीत करने के लिए। ये सीरीज़ मैंने देखी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और क्या कुछ ख़ास है और इसके पीछे क्या क्या थॉट प्रोसेस रहा है इस सीरीज़ को बनाने का, हम बात करेंगे विक्रमादित्य मोटवाने से, सत्यांशु सिंह से, रोहिणी से, अंबिका और अर्केश अजय। आप सभी का स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। विक्रम, आपसे शुरू करना चाहेंगे। मैंने आपकी वेब सीरीज़ में एक चीज़ खास नोटिस की है, चाहे वो सेक्रेड गेम्स की बात हो, जुबली की बात हो जो मुझे बहुत पसंद आई थी, और ब्लैक वॉरेंट की बात हो, आप हिस्टोरिकल चीज़ों को पर्दे पर पेश करना आपको बहुत पसंद है। पीछे जाना, पास्ट में जाना और उसके हिसाब से क्या कुछ चल रहा था इंडिया में, हमारे समाज में क्या कुछ हो रहा था, और एक यूनिक पर्सपेक्टिव आप लेके आते हैं। तो ये जो गेज़ है आपका कि हिस्टोरिकल मटेरियल को आज के जनरेशन को पेश करना, उसके बारे में सबसे पहले बताइए। और ये आइडिया कैसे आया कि ब्लैक वॉरेंट बनाई जाए? मैं जानता हूँ कि किताब पर आधारित है ये। नहीं, तो ये मतलब एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं है कि मैं हर चीज़ को मतलब ऐसे हिस्टोरिकल, मतलब मैं नॉट टू बी प्रोफेसर बट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब ब्लैक वॉरेंट जैसे शो या जुबली जैसे शो में अगर जब हम थोड़े पास में जाते हैं, आई थिंक कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया में। आई डोंट थिंक हम लोग काफ़ी बनाते हैं, काफ़ी सिखाते हैं, और मतलब आज के स्पेशली इन ऑडियंस टुडे उनको काफ़ी कुछ पता नहीं होता है। बट दैट्स असाइड, द मेन थिंग इज़ कि द स्टोरी, मतलब ब्लैक वॉरेंट एक कमाल की किताब है और एक कमाल की किताब, कमाल की सीरीज बन सकती थी उसमें। ये आपने कब पढ़ी और आपको कब लगा कि? 2020 में पढ़ी थी मैंने। कॉन्फ्लुएंस मीडिया से जोशी जोसेफ का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे किताब भेजी, तो मैंने पढ़ी 2020 में। आई लव्ड इट। इतने सारे सीक्वेंसेस थे उसमें, चार्ल्स सोबराज मीटिंग सुनील गुप्ता फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, या रंगाबिला की जो उनका जो फांसी का जो सीन था, JNU स्टूडेंट्स, all such, it was, you're reading it and think ये तो मतलब all of this is true but it's so dramatic। तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो I immediately called up सत्यांशु सिंह, उनको मैंने किताब भेज दी, बोला कुछ करते हैं इसका। मैंने सुना है कि पहले आप एक मिनी सीरीज बनाने वाले थे, लेकिन इसमें आपने फिर बहुत सारी बैक स्टोरीज किरदारों के जोड़े उसमें, खासकर सुनील गुप्ता के। इसके बारे में बताइए। ये भी एक फैसिनेटिंग चीज़ है कि आप लिमिटेड सीरीज बनाना है, फिर इसके फुल फ्लेज आपने एक वेब सीरीज तैयार की। मेरी पहली इंस्टिंक्ट थी कि वी शुड डू दिस एज अ लिमिट। जो किताब में है वो ऐसे कर लेते हैं हर एपिसोड, मतलब कि जाओ कि फर्स्ट एपिसोड इज मे बी सोबराज, सेकंड एपिसोड इज रंगाबिला, थर्ड इज एंड यू गो ऑन के 35 साल ख़त्म कर दो एक पूरे सीजन में। सत्यांशु's इंस्टिंक्ट वाज कि ऐसा मत करो, लेट्स बिल्ड दिस आउट, लेट्स डू के 4 साल में, पहला सीज़न सिर्फ 4 साल का करता है, 1980 से लेके 84 तक। वैसे भी उसमें तो है ही 3 ब्लैक वॉरेंट्स और 3 हैंगिंग्स, तो वो सब आ भी जाएगा। बट फ्लैश इट आउट, कहीं ना कहीं सुनील गुप्ता को एक कैरेक्टर बना दो, उसके इर्द गिर्द कौन है, उनके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, क्या होता है जेल में, कैसे होता है जेल में। तो ऑल दैट वाज सत्यांशु's इंस्टिंक्ट एंड अ वेरी करेक्ट इंस्टिंक्ट। सत्यांशु, क्या कुछ कहना चाहेंगे विक्रमादित्य के साथ कोलैब करना और एक इतनी फैसिनेटिंग वेब सीरीज तैयार करना? ऐसा एक भी शख्स मुझे नहीं मिला जिसने सीरीज देखी और बोला हो यार मज़ा नहीं आया, यार ये कमी है, वो कमी है। ऐसी कोई खामी निकाल नहीं रहा है, हर कोई तारीफ कर रहा है। लाइक व्हाट वाज द प्रोसेस, व्हाट वाज योर थिंकिंग बिहाइंड मेकिंग दिस शो एंड कोलैबोरेटिंग विद विक्रम? इनके कोलैबोरेशन की एक बात तो इन्होंने अभी आपको बता दी कि ये इनका कन्विक्शन था ये, मगर जब मैंने कहा ऐसे करते हैं तो इन्होंने मुझे फ्रीडम दिया कि हाँ करो। तो आई थिंक इनकी जो मैंने सीखा है इनसे कि ये चुन चुन के लोगों को टीम में लेते हैं और फिर उनको इतना फ्रीडम देते हैं कि हर कोई उसको अपना बना के काम करता है। सबसे ज़्यादा मुझे तो लगता है मेरा एडुकेशन हुआ है। अच्छा। ये सब बोनस है। एडुकेशन हुआ है कि पिछले 4.5 साल में इनके साथ जो फिल्म मेकिंग को इतने करीब से रखकर सीखा है, वो तो जीवन भर का ब्लेसिंग है। बट इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग प्रोसेस, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। इतना फैक्ट और फिक्शन को आप मिक्स कर रहे हो और अपने पॉलिटिकल जो वॉइस है उसको भी प्रिजर्व करना है, तो बहुत मुश्किल था। बट जब समय मिलता है और ऐसे किसी इंसान का हाथ सर पे रहता तो होता है। इन्होंने आपकी तारीफ में एक पोस्ट भी लिखा था जो मैंने पढ़ा, बहुत ज़्यादा तारीफ की है। कुछ कहना चाहेंगे आप? जितनी भी तारीफ करो कम है, मतलब इन सब के लिए। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपका एक्सपीरियंस क्या था एंड हाउ वाज इट डायरेक्टिंग फ्यू एपिसोड्स?
सर आई डायरेक्टेड द थर्ड एपिसोड जिसका नाम है धाकड़, एंड इट डील्स विद द JNU जेल ब्रेक, एंड राइट फ्रॉम द आउटसाइड ये सब आपको हिंदी में बोलना है? जी 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 सो मैंने तीसरा एपिसोड डायरेक्ट किया जिसका नाम है धाकड़, एंड उसमें JNU के 180 स्टूडेंट्स कैसे भागे वो है एपिसोड। एंड शुरुआत से ही बिकॉज एपिसोड भी इतना इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है, सो फ्रॉम द स्टार्ट वी थॉट कि थोड़ा ट्रीटमेंट फन होना चाहिए एंड थोड़ा लाइटली लेते हैं वाइल हम दिखा रहे कि स्टूडेंट्स भाग रहे हैं। तो वही स्टार्ट से अप्रोच था कि मस्ती मजाक में करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत ध्यान रखना है कि सुनील का बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पूरे एपिसोड में। कहीं ना कहीं सुनील को धाकड़ शब्द का मतलब और उसके आसपास के सारे लोग उसे बता रहे हैं धाकड़ बन, तो सुनील वो शब्द को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है वो जर्नी है। सो यही सब मोटा मोटा सोचा था। मैं वो एपिसोड देखते हुए ये सोच रहा था कि ये 180 स्टूडेंट जो भागे हैं उन्होंने प्लानिंग कैसे की और कैसे भागे, मैं उसका वेट कर रहा था, लेकिन इसमें दिखाया कि भाग गए और उसके बाद जो क्याओस मचता है वहाँ पे कि कैसे भागे, कहाँ भागे, वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि बस हम थोड़ा सा बस साइन पोस्ट करना चाहते थे कि ये भागने का प्लान कर रहे हैं, बट हमारे लिए ज़्यादा फन था कि भाग गए एंड ये भागे कैसे वो पता लगाते हैं। सो वो हमारा प्राइमरी अप्रोच था। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और कितना एनरिचिंग एक्सपीरियंस था आपके लिए एक एपिसोड को डायरेक्ट करना? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए ये प्रोफेशनल लेवल पे ये मेरा डेब्यू है, और मेरी खुदकिस्मती है कि मुझे विक्रमादित्य मोटवाने और सत्यांशु सिंह जैसे लोगों के साथ ये करने के लिए मिल रहा हो, और एक ऐसे शो पे जो कि कॉन्फ्लुएंस, अपलॉज और अब नेटफ्लिक्स, तो मुझे मालूम है कि जो भी लोग इंडस्ट्री में घुसते हैं, जो भी राइटिंग करना चाहते हैं या डायरेक्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये मतलब एक ऐसा ड्रीम है जो कि बहुत कम लोगों के लिए सच हो पाता है। तो मैं बहुत अवेयर हूँ कि ये खुदकिस्मती जो है ये बहुत मेरे लिए बहुत कम ही मिलती है। और ऑब्वियसली ये शो में इतनी सारे लेयर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं, जब आप लिख रहे होते हैं, तो जो सत्यांशु ने कहा कि ये एजुकेशन है वो हो जाता है। आपको एक इतनी सारी चीज़ों को समेट कर एक 45 मिनट के एपिसोड में डाल देना है। या फिर जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपकी इच्छा होती है कि मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी शूट कर लूँ, मैं इस कहानी को थोड़ा और, इस कैरेक्टर को, इस किरदार को थोड़ा और एक्सप्लोर कर लूँ, लेकिन उन सबको समेट के आपको 45 मिनट के अंदर कह देना है, जो कि जिसमें बहुत स्किल चाहिए, जिसके लिए आपको बहुत प्रिसाइज और एग्जैक्ट होना पड़ता है। तो ये सीखने को मिला, जो कि ऑब्वियसली मतलब इट्स अ वेरी रेयर चांस। अंबिका, आप क्या कुछ बताना चाहेंगी? एपिसोड को डायरेक्ट करना, साथ में काम करना, इतना बड़ा कोलैब जो है, इतने सारे लोगों को मौका दिया विक्रमादित्य मोटवाने ने डायरेक्ट करने का, राइट करने का, इमेजिन करने का, और एक हिस्टोरिकल मटेरियल पे सीरीज़ बनाने का। ये मेरा भी डेब्यू है अर्केश की तरह, और मैंने एक ही एपिसोड डायरेक्ट किया इस पे, टीम प्लेयर, चौथा वाला एपिसोड। और मेरे लिए भी मेरी खुशनसीबी है कि मेरा डेब्यू विक्रमादित्य मोटवाने और सत्यांशु सिंह के साथ हुआ और इस टीम के साथ हुआ, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमने एक एपिसोड ही शायद डायरेक्ट किया हो, पर हमने कभी भी, हमारा काम एक एपिसोड तक सीमित नहीं था। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ ये एपिसोड मेरा है, तो ये पूरा शो हमारा है, हमने सारे निर्णय एक साथ लिए हैं। विक्रम ने हमें सच में बहुत छूट दी है, बहुत इंक्लूड किया है, तो उससे हमारी बहुत ग्रोथ हुई है। एंड मेरे लिए 4th एपिसोड स्पेशल है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने डायरेक्ट किया। मुझे सबसे अच्छी बात 4th एपिसोड की ये लगती है कि हम जेल के थोड़ा बाहर जाते हैं, तो वो मुझे अपने एपिसोड के बारे में सबसे अच्छा लगता है, और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा वो करने में आया कि हम उनकी ज़िंदगी जेल के बाहर देखते हैं। अच्छा, आप चारों को अब विक्रमादित्य मोटवाने के बारे में ये बताना है, इन्होंने संजय लीला भंसाली को असिस्ट करने से लेकर तमाम फिल्में खुद ही बनाई हैं, चाहे उड़ान की बात हो, लुटेरा की बात हो, ट्रैप की बात हो, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है राजकुमार राव के साथ, तमाम फिल्में भावेश जोशी बनाई थी, वो भी मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों की विक्रमादित्य मोटवाने की कौन सी फिल्म फेवरेट? अगर एक फिल्म का नाम लेना हो, 2 भी बोल सकते हैं। मोस्ट फेवरेट आपसे ही शुरू करते हैं। उड़ान। हम मैं उड़ान का नाम ले लूंगा तो गलत हो जाएगा। उड़ान। अच्छा, सब लोग उड़ान मत बोलना यार। नहीं, अब क्या ही करेंगे, क्योंकि मेरे
मैं फिल्म मेकिंग नहीं करता था और जब मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा कुछ करने की सोचूंगा, सत्यांशु को मैं 30 साल से जानता हूँ, तो मैंने इसको रीच आउट किया था और मैंने कहा था कि मैं बॉम्बे आ गया हूँ, क्या करूँ। तो इसने मुझे कहा था आ जाओ, मैं कल एक फ़िल्म की स्क्रीनिंग में जा रहा हूँ, और मैं वो फिल्म की स्क्रीनिंग है तो वो उड़ान की लास्ट स्क्रीनिंग थी बॉम्बे में। तो और वो ट्रांसफॉर्मेशनल था मेरे लिए, क्योंकि विक्रम से मिलना और उड़ान जैसी फिल्म देखना तो आपको लगने लगता है कि यार अगर ये करना है तो बस आज से शुरू कर देना है। तो वो उड़ान है, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल फिल्म। पहले भी उड़ान एक और बोलूँगा, किसी को लुटेरा पसंद नहीं आई? नहीं, मुझे बहुत पसंद है लुटेरा, मुझे बहुत पसंद है। मेरी पर्सनल फेवरेट है वो। एंड सीक्रेट गेम सीजन 1 हाँ। जो सर के बहुत पसंद है। रोहन वाज द यूनिट डायरेक्टर ना सीक्रेट गेम सीजन 1 पे। अच्छा विक्रम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिल्म की जो कास्टिंग है उसकी भी बहुत तारीफ हो रही है, जहान कपूर की और जो राहुल भट्ट का जो आपने की कास्टिंग की है, या बाकी जो दहिया बने हैं और दूसरा एक किरदार है, कास्टिंग भी इतनी बैंग ऑन कास्टिंग है। जब कोई डायरेक्टर कोई सीरीज़ या फिल्म बना रहा होता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है वो चेहरा जो उसकी बातों को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश करे। आपने इन चेहरों को कैसे चुना? हम जानते हैं कि मुकेश छाबरा इसके कास्टिंग डायरेक्टर है, बट अल्टीमेट कॉल जो होता है वो डायरेक्टर का, शो रनर का, क्रिएटर का होता है। उसके बारे में कुछ बताएंगे, जहान कपूर पिक्चर में कैसे आए? नहीं, जो कॉल होता है वो एकदम इंस्टिंक्टिव कॉल होता है। वो इन सब के कास्टिंग में आई थिंक अदर देन राहुल भट्ट, आई थिंक ही वाज द ओनली वन जो एक जहन में था कि बिकॉज मैंने कैनेडी देखी थी एंड आई रियली लाइक हिम, और अगली भी देखी है एंड आई रियली लाइक हिम। और जब हम तिहाड़ गए थे एक रेकी ट्रिप के लिए, एक बंदा वहाँ पे देखा था हम लोग को जो एकदम गुड लुकिंग, मतलब एकदम फिट यूनिफॉर्म था उसका। लगा यार तोमर ऐसे होना चाहिए। आई थिंक दोस टू थिंग्स केम टुगेदर। तो राहुल भट्ट की कास्टिंग तब ऐसे हुई थी, बट बाकी एवरी अदर एक्टर ने ऑडिशन किया एंड आई डिडंट नो एनी ऑफ देम बिफोर। मुझे कुछ मतलब परमीत चीमा ऑडिशन के बाद पता चला अच्छा ये चमक कर रहा है या ये सपने वर्सेस एवरीवन कर रहा है, मुझे पता ही नहीं था। अनुराग ठाकुर से जान कपूर, आई नो हु जान वाज। हम लोगों ने 2-3 बार मैसेज एक्सचेंज किए थे। फराज आपने देखी थी इस पे फराज कास्टिंग? मैंने देखी नहीं थी। नहीं देखी थी? तो उस वक्त मैंने देखी नहीं थी। कास्टिंग के बाद देखी आपने उनको कास्ट करने के बाद? कास्टिंग के बाद, मतलब बहुत बाद में देखी मैंने। तो वही ना एक इंस्टिंक्ट होता है कैरेक्टर का, यू हैव टू कीप द कैरेक्टर एज द मेन रेफरेंस पॉइंट। वो बोलता है ना कि पिक्चर बनाने के लिए तो मतलब मैंने सुना या मेरे दिमाग में आया कि 3 चीज़ होते हैं, एक राइटिंग, एक कास्टिंग और एक मूड। राइटिंग कास्टिंग और मूड इतना होता है, मतलब क्या ये 2 चीज़ आप ठीक कर लो ना तो फिर मूड हो जाता है। दैट्स द डायरेक्टर ब्रिंगिंग कि आप पेस ऐसे करोगे या आप म्यूजिक ऐसे लेके आओगे या लाइटिंग ऐसे करोगे, लेकिन वो तो बहुत एक फिल्म मेकिंग में एक बहुत छोटी चीज़ होती है। बाकी राइटिंग एंड कास्टिंग, एंड मैंने कहा था कास्टिंग राइट, इट्स वेरी नाइस। तो वही जब वो जो प्लेजर ऑफ सिटिंग इन अ डार्क रूम एंड आप प्रोजेक्टर पे जाके आपके जो कैरेक्टर्स जो लिखे हैं आपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आप देखते हो पर्दे पे एक ऑडिशन में, तो बहुत मजा आता है। वो वाज वेरी एक्साइटिंग। जहान कपूर मिल गया। जहान कपूर को पहले 1-2 एपिसोड में शुरुआत के देखते वक्त मुझे शशि कपूर की बहुत याद आई। 60s के जो शशि कपूर थे, मुझे लग रहा था कि शशि कपूर जिंदा होके वापस ब्लैक वॉरेंट में काम कर रहे हैं। इतनी सिमिलैरिटीज, जो उनके कुछ क्लोजअप्स हैं इतने सिमिलर लग रहे थे वो शशि कपूर से। नहीं, मुझे आई डिडंट नो दैट। मुझे पता था कि हाँ शशि कपूर का पोता है, but कहीं ना कहीं वो उनका खुद का एक जो पर्सनालिटी है, एक पोर्ट्रेयल है, इतना स्ट्रॉन्ग है फॉर मी कि कहीं ना कहीं मैं तो भूल गया था। ये सीरीज हालांकि किताब पर आधारित है, लेकिन बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स बताया गया है, लेकिन इसमें कुछ फिक्शनलाइज भी किया है। कितना फिक्शनलाइज किया है आप लोगों ने और कितना ट्रू टू हिस्ट्री रहे हैं आप? नहीं, काफ़ी इवेंट्स जो किताब में हैं, वेदर इट्स सुनील गुप्ता, वेदर इट्स पर्सनल इवेंट्स। सुनील गुप्ता, मतलब इट्स ट्रू कि उनको नौकरी मिली थी बिकॉज ऑफ चार्ल्स सोबराज, दिस इज़ अ फैक्ट। ये तो किताब में रंगा बिला के हैंगिंग में क्या हुआ था ये भी इज़ अ फैक्ट, ये भी किताब में है। JNU स्टूडेंट्स का तो हम लोगों ने क्या किया कि इवेंट्स को लेके कि ये इवेंट्स हमको चाहिए, बट बाकी सब कैरेक्टर्स सत्याशु के टॉक अबाउट, बाकी काफ़ी कैरेक्टर्स, तोमर, मांगट, दहिया और फिक्शनल कैरेक्टर्स को तो हाँ एक फैक्ट और फिक्शन का एक मिक्स है इसमें। और सिद्धांत गुप्ता को आपने चार्ल्स शोबराज बनाया, जिसे जुबली में आपने मेन प्रोटैगनिस्ट के तौर पे कास्ट किया था। उनका जो एक्सेंट है वो भी मैंने बहुत नोटिस किया। जितनी फिल्मों में और जहाँ भी मैंने देखा है चार्ल्स शोबराज का किरदार निभाते हुए,
वो अलग एक्सेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ, और जब इंग्लिश में बात करते इंग्लिश में सबटाइटल्स भी आ रहे हैं ताकि लोग समझे। हाँ, वो हम लोग ने काफी पता चला बहुत कि बाद में- न्यूएंस्ड, नहीं बहुत नो है वो, एंड देन बिकॉज सिद्धांत कास्टिंग करने के बाद उसने बोला अच्छा क्या करना था, ऐसा ऐसा तुम अपना होमवर्क करो एंड देन यू टेल मी बाद में, मुझे अब तुम्हें बताना नहीं है कि चार्ल्स सोबरास ऐसे बात करता था। अच्छा, I said don't watch the shows, don't see the shows, कहीं ना कहीं you have to get your version of it। तो आई थिंक सिद्धांत ने अपना खुद का होमवर्क किया। चार्ल्स सोबरास की जो भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे उसने जाके देखा, बहुत कम है, मतलब वीडियोस तो बहुत ही कम है उसके, मतलब फोटोज बहुत हैं, आर्टिकल्स काफ़ी हैं, लेकिन मतलब वीडियोस के जहाँ पे आप उसकी आवाज़ सुनो। एंड सिद्धांत को एक आई थिंक 1-2 ऐसे मिल गए थे, उसने मतलब देख लिया, एंड देन ही केम एंड ही सेड कि मैं ऐसे करूँगा अपने से, ठीक है कर लीजिए। लेकिन हाँ, हम लोग जब रफ कट से लोगों को दिखाते थे, किसी को काफ़ी लोग को समझ गए बोल क्या रहा है ये, तो रियलाइज कि यार इसमें परमानेंट सबटाइटल्स डालना पड़ेगा इसके। मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि भाई इंग्लिश में बोल क्या रहा है। कीवर्ड्स पे अपने एपिसोड 3 में वो जो है ना कि बोलता है बटर नाइफ, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग। तो 2-3 लोगों से अच्छा लेकिन वो साथ बोला क्या उसने तो यार मतलब सबसे जरूरी लाइन जो पूरे एपिसोड में आपको समझ में नहीं आया तो फायदा क्या हो। सत्यांशु, इससे पहले जितने भी मैंने प्रिजन ड्रामा देखे हैं या जो भी फिल्में या सीरीज जिसमें प्रिजन ड्रामा की झलक देखने को मिलती है, हमें देखने को हमेशा यही मिला है कि क्रिमिनल्स जो हैं और वो हार्डन्ड क्रिमिनल्स और बन जाते हैं, वो सुधर के नहीं आते हैं बाहर। लेकिन इस सीरीज का जो गेज है वो ये है कि भाई अगर एक जेलर, ईमानदार जेलर, हार्डवर्किंग जेलर जाता है अपनी ड्यूटी करने के लिए, तो जो पूरा सिस्टम है उसको करप्ट बनाने पर तुल जाता है और उसे ईमानदार रहने नहीं देता है। तो पुलिस वाले भी क्रिमिनल बन जाते हैं। ये जो गेज है मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा इसका, ये जो पूरा जिस तरह से आप लोगों ने क्रिएट किया है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। इसकी इस एस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है सोशल मीडिया पर भी, और तमाम फिल्म मेकर्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें देखिए, वो पुलिस वाले नहीं हैं, वो जेलर हैं। ये बिल्कुल दोनों दो अलग चीज़ें हैं। और ये जो आपने सवाल किया, हमें भी इस शो को बनाने के पहले तक यही लगता था कि ये सब पुलिस वाले हैं। हाँ। ये पुलिस वाले नहीं हैं, ये जेलर हैं। इनका कार्डर अलग है, इनके बॉसेस अलग हैं, वो बिल्कुल अलग है। हाँ। और यहाँ से हमारी आंखें खुलना शुरू हुई कि एक मिनट, ये पुलिस वाले नहीं होते, ये अलग होते हैं। हाँ, अलग होते हैं। तो पुलिस वाले इनको किस नज़र से देखते हैं? पुलिस वाले भी इनको नीची नज़र से देखते हैं। अच्छा, इनकी ट्रेनिंग भी नहीं होती। अच्छा, इनकी ट्रेनिंग उस ज़माने में नहीं होती थी, इनकी ट्रेनिंग भी नहीं होती। अच्छा, इनका सिलेक्शन कैसे होता है? इंटरव्यूज़ होता है। अच्छा, इंटरव्यू से होता है। तो हमें समझ में आने लग गया कि ये जेलर की जो कम्युनिटी है, ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि ये कहानी कहीं नहीं किसी ने। और जितने प्रिजन ड्रामा बने वो कैदियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बने। यहाँ मौका मिल रहा था जेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने का। और वो जो है कि जेलर करप्ट हो जा रहा है, वो एक्चुअली आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल वही है कि एक इनोसेंट इनमेट आता है और वो हार्डन क्रिमिनल बन जाता है। बट वैसा ही जेलर के साथ भी वही होता है। और मुझे लगता है हम सबके साथ भी ऐसा, लाइफ हमें करप्ट करना चाहती है और वहाँ पर हमें चाहिए कि कोई सुनील गुप्ता जैसा अंदर बैठा रहे, जिससे हम लड़ते रहें कि नहीं, हमें करप्ट नहीं होना। सुनील गुप्ता का जो स्ट्रगल है कि वो वायलेंस नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन उसका स्ट्रगल गाली देने का स्ट्रगल भी है कि वो प्रैक्टिस करता है गाली देने की, कि मैं गाली देने जा रहा हूँ, और वो 3 बार पहले बोलता है वो गाली, और उसके बाद वो गाली देने जाता है। मुझे वो भी बहुत फैसिनेटिंग लगा। मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि हर एपिसोड अपने आप में कमाल है, कमाल चीज़ बनाई है आप लोगों ने। सेकेंड एपिसोड ने मुझे पर्सनली बहुत इफेक्ट किया, जब बिल्ला को फांसी होने वाली होती है और वो बोलता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, भले मैंने रोका नहीं हो क्राइम, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं। और वो जब रोता है और वो पूरा सीक्वेंस है, वो चल के आता है और रोता रहता है, वो बहुत डिस्टर्बिंग लगा मुझे। सेकेंड एपिसोड मेरा पर्सनल फेवरेट है। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो डायरेक्ट किया है उस एपिसोड को छोड़ के अगर आप लोगों को पूछा जाए कि कौन सा एपिसोड फेवरेट है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप सभी एक एक कर बताएं। अम्बिका से शुरू कर। सेकंड वाला एपिसोड मेरा फेवरेट है इसी वजह से, क्योंकि रंगा बिल्ला का केस इतना सेंसेशनल था उस ज़माने में, और जिस तरह से हम विक्रम ने ट्रीट किया, किश ने लिखा है, वो एम्बिग्विटी जो है उसमें, मुझे वो बहुत ही दिलचस्प लगती है कि हम कभी भी समझ नहीं पाते सही और गलत क्या है और क्या एक्चुअली हुआ था। तो जितने पर्सपेक्टिव्स वो लोग लेके आए हैं इस एपिसोड में, मुझे बहुत मज़ा आता है एपिसोड 2 देख के। सत्यांशु? मेरे लिए एपिसोड 7 मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
मुझे लगता है कि एपिसोड 7 डायरेक्टिंग और राइटिंग की जो स्किल सेट और क्राफ्ट और टोन का कुछ अजीब सा मिक्सचर है। 6 एपिसोड के बाद आपका दिल बैठा हुआ है और उसके बाद आप ऐसा एपिसोड देखते हो, मुझे बहुत मज़ा आता है। वो एपिसोड तो मैं बार बार देखता हूँ। मुझे अपना एपिसोड भी उतना पसंद नहीं है, बट एपिसोड 7 मुझे बहुत 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 पसंद है। मेरे भी नंबर 2 है, लार्जली इसलिए क्योंकि उसमें एक तो विक्रम का जो गेज़ है, जो आपने गेज़ की बात की कि आप गलत और सही जो है, कुछ चीज़ें हमें पता है समाज की तरह कि ये गलत है और ये सही है, लेकिन और वहाँ पे बात कह देना कि ये गलत है तो इसकी ये सज़ा होनी चाहिए बड़ा आसान है। बट उसके बाद के जो सवाल उठते हैं कि गलत अगर है तो उसके साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, हम कैसे जानते हैं, क्या किसी चीज़ को अगर हम जान गए कि ये गलत है तो क्या उसके बारे में और सच जानने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये जो अप्रोच है 7 का, जो कि कन्वेंशनल मोरालिटी के नंबर 2 का, जो कि कन्वेंशनल मोरालिटी के बाहर जाता है, कि आगे बढ़ता है, जहाँ पर मुझे लगता है कि समाज को और आदमी को हमें जाने की ज़रूरत है, वो मुझे बहुत पसंद है। और एक कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर भी एक डिस्कशन जो है काफी लंबे समय से 80 से वो चली आ रही है। हाँ, चली आ रही है। कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, फांसी नहीं होनी चाहिए, और जो कैदी होते हैं उन्हें सुधारा जाना चाहिए और फिर उन्हें आम नागरिक बनाकर बाहर लाना चाहिए। वो हाँ, मतलब वो जैसे कि गांधी जी का भी जो कहा हुआ है कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो ये डिबेट तो चलता रहना चाहिए ना एक समाज में। तो वो जो एक मौका भी मिलता है, वो मुझे बहुत पसंद है इस एपिसोड का। आपको? मिली भी एपिसोड 2, जब मैंने बहुत सबका एपिसोड 2 जब मैंने बहुत पहले एपिसोड 2 पढ़ा, बहुत अर्ली ड्राफ्ट, वो पढ़ के माई हैंड्स वर शेकिंग एंड मेरा पहला रिस्पॉन्स था कि आई वॉन्ट टू शेयर विद समवन कि मैंने क्या पढ़ लिया है। एंड उस वक्त इतना बढ़िया था, एंड अभी फाइनल स्टेज पे भी, अभी भी मैं इतनी बार एपिसोड देख चुका हूँ, बट अभी भी इट अफेक्ट्स मी, शेक्स मी, इट इज़ समथिंग। एंड डायरेक्टोरियली भी बहुत मुश्किल एपिसोड है करना, क्योंकि रंगा बिल्ला ने जो किया है वो एज फिल्म मेकर, एज राइटर जब हम दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से एक रहता है कि पीपल शुड एम्पैथाइज और शुडंट दे, एंड वो जो असमंजस है ये इस चीज़ का, तो अल्टीमेटली जो विक्रम सर ने जो किया है, जो मेरे को लगता है इट्स वेरी एप्ट कि हाँ, रंगा बिल्ला को देख के मेरा एक सर्टन पर्सपेक्टिव है, बट एट द सेम टाइम मैं थोड़ा डिस्टेंट भी हूँ। एंड सर वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट कि मेरे को रंगा बिल्ला को एपिसोड में कैसे ट्रीट करना है, एपिसोड में कब दिखाना है, कब उनकी शक्ल दिखानी है, तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट सब, आई थिंक इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। विक्रम, ऐसा कहा जाता है कि एक माँ से नहीं पूछना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं उसमें से कौन फेवरेट है, लेकिन फिर भी वही कहने वाला था मैं, आप कैसे मुझे पूछ अरे पहले फेवरेट एपिसोड तो पूछ लीजिए। वही मैं पूछ रहा हूँ, वही है, ये रेफरेंस दे रहा हूँ। नहीं, अरे करना पड़ेगा। फिर भी कुछ तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा किसी एपिसोड के लिए। So I mean, सॉरी बोल दिया उन्होंने। बोल दिया। For me, my personal favorite is episode 4. अंबिका ने जो डायरेक्ट किया था, because I think it's a very assured episode the way she's done, because काफी complex है। आप गैंग वॉर की बात कर रहे हो, आप ड्रग्स की बात कर रहे हो, आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, आप एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, अफेयर, सैनी साहब, there's so many things in that episode, and अंबिका is such an assured hand, और बहुत ही प्यार से किया उसने। तो अंबिका, कुछ इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला आपको? मुझे प्रोसेस करने दीजिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। No, also honestly, I think of episode 4 का opening of that, जहाँ पे सब जाते हैं, I love that opening. For me, it's like the best opening of any episode. आज एपिसोड 4 में वापस जाके देखने वाला हूँ। उसका ओपनिंग देख लो, टाइटल तक is like is so unbelievable. चलिए, एबीपी न्यूज़ से आप सभी का बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी बेहतरीन सीरीज़ बनाने के लिए पर्सनली थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी सीरीज़ जो है बहुत जल्दी नहीं बनती है, जो डीपली आपको इम्पैक्ट करे। मुझे याद है 1994 में जब बैंडिट क्वीन आई थी, उस फिल्म ने मुझे कितना इम्पैक्ट किया था। अनुराग कश्यप ने ब्लैक फ्राइडे बनाई थी, वो कितना इम्पैक्ट आया था। पाताल लोक जो सीरीज़ आई थी, हालांकि दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और ब्लैक वारंट, ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हमेशा आपके जहन में रहती हैं। तो ये सीरीज़ मेरे जहन में हमेशा रहेगी। और क्या इसका दूसरा सीजन की संभावना है, या क्या कुछ आप बनाने वाले हैं इसके बाद? वो सत्यांशु जी किताब पढ़ रहे हैं, तो बताएंगे। अभी किताब पढ़ी जा रही है। और किताबें पढ़ रहे हैं आप? हाँ। चलिए, पर्सनली आप कुछ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो बस आराम कर रहा हूँ।
चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।